सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से खबरों का फ्लो बताते हैं न्यूज अपडेट में। तो आज सुबह से ही पूरे देश में तैयारी थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की, और इस मौके पर पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 15,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सीएम बसवराज बोम्मई सहित दूसरी महत्वपूर्ण हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया भर में लोग सूर्योदय के साथ योग से जुड़ते जा रहे हैं और इससे बेहतर क्या होगा। योग केवल जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति बन रहा है। योग दिवस के मौके पर लद्दाख से लेकर छत्तीसगढ़ और असम के गुवाहाटी से लेकर सिक्किम तक आईटीबीपी के जवानों ने और तमाम सुरक्षा बलों ने योग किया। जवानों ने सूर्य नमस्कार कर योग दिवस मनाया। इस मौके के लिए आईटीबीपी जवान ने एक गीत भी तैयार किया। योग दिवस के मौके पर हिमवीरों ने उत्तराखंड में 45,500 फीट की ऊंचाई पर योग का अभ्यास किया। दोपहर होते होते खबर आई कि ईडी ने आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की। उधर राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से पैदल मार्च निकाला। पार्टी नेता नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर जा रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ता वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। मार्च को रोकने के लिए वहां पर पुलिस भी पहुंची और इसके विरोध में कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस से भिड़ भी गई। सेना में भर्ती को लेकर बनाई गई अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुखों के पीएम मोदी से अलग अलग मुलाकात कर इस योजना के लागू करने की पूरी योजना बताई गई। आपको बताएं कि पीएम और सेना प्रमुखों के बीच बैठकों के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए भर्ती कराने का प्रावधान है। हालांकि इस उम्र को बाद में बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। इधर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अग्निपथ योजना को आज के वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि अब युद्ध के तरीके में बड़े बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के आसपास माहौल बदल रहा है, तकनीक तेजी से बदल रही है। डोभाल ने कहा कि अगर कल की तैयारी करनी है तो बदलाव करना ही होगा। एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर बैठक चल रही तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। बारामूला और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आज 4 आतंकियों को मार गिराया। इन तीनों आतंकियों को बारामूला में एक और वारदात से पहले ही ढेर कर दिया गया। पुलवामा में भी ढेर हुए हैं आतंकी। मारे गए आतंकियों की पहचान जैश ए मोहम्मद के माजिद नजीर के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के बीच बिहार की एक और खबर सुर्खियां बनी। खबर आई कि बिहार में आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनके हेल्पर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक के फार्मेसी छात्र को जमानत दे दी है। उसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ एक ट्वीट के लिए पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट इस तथ्य को नहीं भूल सकता कि निखिल भामारे सिर्फ एक छात्र है और एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 1 महीने से ज्यादा समय से जेल में है। तो ये दिन भर का अपडेट रहा। अब आइए आज की कवर स्टोरी शुरू करते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता का शीर्षासन चल रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव होने के तुरंत बाद ही शिवसेना के भीतर बगावत के सुर फूट पड़े। इस खबर का पूरा बैकग्राउंड देने के लिए आपको लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। फिलहाल खबर यह है कि शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक सूरत पहुंच गए हैं। ये दोनों नेता एकनाथ शिंदे समेत तमाम बागी विधायकों से मिलने के लिए होटल के भीतर भी चले गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आघाड़ी सरकार में सियासी हलचल भी बनी हुई है। सीएम सहयोगी दलों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। कल इस मुद्दे पर बैठक भी बुलाई गई है। और सबसे पहले जरा ताजा अपडेट लेते हैं जी मीडिया के संवाददाता राकेश त्रिवेदी से। राकेश, बताइए फिलहाल क्या कुछ चल रहा है और जो तमाम कोशिशें आघाड़ी सरकार की ओर से की जा रही हैं, खासतौर से शिवसेना की ओर से, वो कहां तक पहुंची है? देखिए, मैं आपको अपडेट के तौर पे बता दूं कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपनी एक मीटिंग कर गई है। तो मुंबई में बाला साहेब थोराट जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है इस वक्त। और दूसरी तरफ एनसीपी जो है वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में फिलहाल दिखाई दे गई है। इससे कुछ समय पहले जो है
एमवीए की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग चल रही थी वर्षा बंगले पर, जो कि सीएम रेसिडेंस है। वो मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और उसी जगह पर सीएम बंगलों पर ही उद्धव ठाकरे अब फिलहाल अपने ही पार्टी के जो नेता हैं, जिसमें कुछ विधायक हैं, कुछ जो है उसमें सांसद भी हैं, उनके साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग अब से कुछ समय में शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अपडेट यह है कि जो सूरत में शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव लेकर के जो दो नेता गए थे, मिलिंद नार्वेकर और जो दूसरे नेता गए थे, उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे से खत्म हो चुकी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से उनकी फ़ोन पे बातचीत करवाई। जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है कि जो बातचीत सीधे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो हुई है, उसमें कहीं भी कोई सलूशन नहीं निकला है, वो फ्रूटफुल नहीं गई। उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्हें वापस आने के लिए कहा गया, लेकिन उस प्रस्ताव को जो है एकनाथ शिंदे ठुकरा चुके हैं। अब सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ में जो उनके पास ताकत है बाकी विधायकों की, उन्होंने ये मांग रखी, ये प्रस्ताव रखा है कि अगर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ अपना जो गठबंधन है वो तोड़ देती है और वो अगर बीजेपी के साथ आने के बारे में विचार करती है, तो ये शिवसेना के साथ वापस जाने पे विचार कर सकते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव पर शिवसेना ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है, नेगोशिएशंस का जो दौर है वो चल रहा है। इन सब के बीच असली जो मुद्दा है वो ये कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो मुश्किल में है। जो जिस तरीके से जो आंकड़ों का खेल है, वो आंकड़े फिलहाल उद्धव ठाकरे या शिवसेना उनके पक्ष में नहीं है। जो आंकड़े हैं वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार में संकट ये बन रहा है कि किसी भी आने वाले कुछ दिनों में जो है, किसी भी समय सरकार जो है वो गिर सकती है। एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने की जो नौबत है वो आ सकती है। और ऐसे में फिलहाल अगर आज के मौजूदा हालात की बात करें तो जो पूरा जो सिचुएशन है, जो समीकरण है, वो बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीजेपी के फेवर में फिलहाल समीकरण जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से शिवसेना के भीतर जो फूट है वो सतह पर आ गई है और ये फूट अब संकट बनकर मंडरा रही है पूरी अघाड़ी सरकार के सिर पर। शुक्रिया राकेश। अब जरा अपने दर्शकों को बताते हैं सुबह से इस मामले में हुआ क्या, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, आज सुबह जानकारी आई कि उद्धव सरकार के बागी विधायकों ने गुजरात की सूरत में डेरा डाल दिया है और उसके साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। अब घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही मिली, महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मच गया। स्वाभाविक था, कहा गया कि यह महाराष्ट्र की सत्ता में भूकंप आ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। शिवसेना ने जहां इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया, तो वहीं शरद पवार ने इसे तीसरी बार सरकार गिराने की कोशिश करार दिया। इधर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार मजबूत है। पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं देंगे और हम बाला साहेब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर एक्शन लेते हुए उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। इस बीच महाराष्ट्र में बैठकों का दौर चलता रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर बैठकें की, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र की राजनीति में उठे सियासी बवाल की गूंज दिल्ली पहुंचना स्वाभाविक ही था। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। इस बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था वो ये कि आखिर ठाकरे परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे क्यों बगावत करने पर उतर गए। सियासी जानकारों की माने तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी की कई वजह बताई जा रही हैं। जानकार बताते हैं कि एकनाथ शिंदे इस बात से नाराज थे कि सरकार बनते समय ज्यादातर अहम मंत्रालय एनसीपी के पास चले गए। खबर यह भी है कि जो मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास हैं, उसमें आदित्य ठाकरे की कथित तौर पर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है, इसलिए भी वो नाराज हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि आदित्य को बड़ा करने के लिए शिंदे को दरकिनार किया जाने लगा था, जबकि शिंदे को स्वाभाविक उत्तराधिकारी शिवसेना का एक तरह से मुख्यमंत्री पद के लिए भी माना जाता था। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पद नहीं बनाया गया, पहले उद्धव ठाकरे बन गए और अब जब दूसरा नंबर आने की उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, तो उसमें भी लगा अब आदित्य ठाकरे को ज्यादा आगे किया जा रहा है। इस बात से भी वो नाराज थे। बहरहाल महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच शिवसेना ने डैमेज कंट्रोल की कवायद भी शुरू की और कोशिशें की जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे से संपर्क साधा जा सके, उन्हें मना बुझाकर वापस लाया जा सके। लेकिन क्या ये संभव होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में जारी सियासी भूचाल के बीच जी मीडिया के सहयोगी चैनल 24 तास के एडिटर नीलेश खरे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है और नीलेश जी से हम बात भी करेंगे। और नीलेश जी, मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं, आज एक्सक्लूसिवली आप मिले हैं संजय राउत से भी। हर कोई संजय राउत से बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहा है, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं।
उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी ये भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले हमारे दर्शकों को नीलेश जी का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुना देते हैं संजय राउत के साथ, जो अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के पूरे सियासी संकट पर एक्सक्लूसिव बातचीत वो करके लाए हैं। देखिए इंटरव्यू, फिर नीलेश जी से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप है, क्या कारण है, क्यों यह हो रहा है, यही जानने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत सर है। सर, महाराष्ट्र के राजनीति में बड़ा भूकंप और शिवसेना, क्या ये पहले से तयशुदा था कि यह होना है? ये स्क्रिप्ट बीजेपी की है। जैसे मध्य प्रदेश में एक शिंदे को तोड़ दिया कांग्रेस से, तो यहाँ दूसरे शिंदे को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वहाँ भी शिंदे, यहाँ भी शिंदे, लेकिन इतने आसानी से शिवसेना नहीं टूट सकती। ये मध्य प्रदेश वाला पैटर्न जो है, जो वहाँ चला वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारे विधायक अब गुजरात में है, उसको किडनैप करके वहाँ बंदी बनाया है, उसमें से बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं। वो वहाँ से छूटना चाहते हैं, फिर अपने घर में यानी शिवसेना के परिवार में वापस आना चाहते हैं, और जल्दी आ जाएंगे, हमको कोई चिंता नहीं। आपको अभी भी विश्वास है कि एकनाथ शिंदे वापस आएंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे हमारे पुराने साथी हैं, और सिर्फ साथी नहीं है, हमारे अच्छे मित्र है, हमारे भाई जैसे रिश्ते सबके साथ। सालों साल का हमारा रिश्ता इतने आसानी से ख़त्म नहीं होगा। जब भी वो हमारे सामने आ जाएंगे तो हमारे दोनों की आंखों में आंसू होंगे, इतना ये रिश्ता पुराना है। एक बार बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत चल रही है। संजय राउत जी, आप लगातार बात करते वक्त कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर, और जो घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर। यह भावुकता तो साफ तौर पर झलक रही है, पर जो भावुकता आपके तरफ है, क्या वो एकनाथ शिंदे जी की तरफ भी है? जरूर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, जरूर है। कोई भी इस प्रकार की निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा उनको कि आप आइए अपने घर वापस, बातचीत हो जाएगी। कितने विधायक हैं? अगर आज आपके पास कहे तो कुल मिलाकर 54 में से कितने विधायक हैं जो शिवसेना के साथ आज भी हैं? देखिए, आज सुबह जो हमारी बैठक हुई वर्षा पर विधायक दल की, जहां उसमें हम नए विधायक दल के नेता को चुना, वहां गठ नेता विधिमंडल, तो लगभग 31 विधायक हाजिर थे, और 5 या 6 विधायक जो वो अपने काम में व्यस्त थे। कोई सुप्रीम कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, उसमें से प्रताप सरनाइक दिल्ली में है, वहाँ से वो शामिल हो गए। फिर चोपड़ा की एक विधायक हमारी है बहन लता सोनावणे जी, वो हमारे साथ थी। सुहास कांदे को सीबीआई का समन्स आज आया है, उसने वहाँ से फ़ोन किया कि मैं भी मुंबई में हूँ, शाम को आकर वर्षा में मिलता हूँ। ऐसे 4-5 विधायक है, लगभग 35 विधायक तो अभी है मुंबई में हमारे साथ। 35 विधायक है। ऐसी स्थिति में अगर विश्वास मत आता है उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ, आपको क्या लगता है, क्या सरकार बच जाएगी? सरकार ज़रूर बचेगी, और दौड़ेगी भी बाद में। चलिए अब नीलेश जी से बातचीत करते हैं। नीलेश जी, अब ये जो हमने इंटरव्यू देखा, ये तो एक दर्शक की तरह हमने देखा, जो शूट होने के बाद टीवी पर आता है, फिर दर्शक उसमें नेता की बातों को सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं। लेकिन असली कहानी बतौर पत्रकार समझ में आती है इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद। मैं आपसे वो बिटवीन द लाइंस पूछना चाहता हूँ, संजय राउत की बॉडी लैंग्वेज क्या थी जब आप पहुंचे उनके पास? वो किस मनस्थिति में या परिस्थिति में दिखे आपको? देखिए, मैं बॉडी लैंग्वेज, जो कि आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है। आज सुबह, जो कि हर रोज़ सुबह 9 से 10 बजे के बीच संजय राउत मीडिया के सामने आते हैं, तो संजय राउत का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो चेयर पर बैठते वक्त इस प्रकार से पीछे अग्निपथ की तरह हाथ रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करते हैं। आज वो ऐसे सिमट कर बैठे हुए थे और लोगों को जवाब दे रहे थे। साफ था, सुबह ही उन्हें सुगबुगाहट हो गई थी कि सत्ता हाथ से चली गई है। यही बॉडी लैंग्वेज जो है आज दिन भर नजर आई। शिवसेना ने हथियार डाल दिए हैं। शिवसेना को समझ में आ चुका है कि वो अब एकनाथ शिंदे को वापस नहीं ला सकते और सत्ता वापस नहीं बना सकते। बस यही कोशिश होगी कि अगर सरकार अल्पमत में भी है तो सहजता से बीजेपी की सरकार ना बने। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो और भी अच्छा है, और इसके लिए प्रयास जारी होगा। तांत्रिक तौर पर और मुख्य तौर पर संवैधानिक तौर पर जो चीज़ें वो कर सकते हैं इस सरकार को बनने से रोकने के लिए,
उसको टटोला जा रहा है, उसके सिवा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है, हथियार डाल दिए गए हैं। ये बताइए, ये शिंदे साहब अचानक रातों रात बदल गए या इसकी पटकथा बहुत पहले से चली आ रही थी? कुछ हमने रिपोर्ट्स में कुछ इशारे भी किए कि एकनाथ शिंदे बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे, उनको उनकी जिम्मेदारियां, दायित्व बड़े सीमित कर दिए गए थे, और कहा यह भी जा रहा था कि जिस कद के नेता हैं वो शिवसेना में, वो कद का एहसास उन्हें हो नहीं रहा था। तो ये पटकथा लंबी चली आ रही है या अचानक से ये हो गया? मैं 1 मिनट लूंगा आपका, थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से बताऊंगा कि पंचतंत्र में एक कहानी है। साधु के आश्रम में एक चूहा जो है वह रोज दाना चुगने आ जाता है। बिल्ली पीछे लगती है तो चूहा साधु को कहता है मुझे बिल्ली बना दो। एक दिन कुत्ता पीछे लग जाता है तो बोले कुत्ता बना दो। तो कुत्ते के पीछे शेर लग जाता है तो बोले शेर बना दो। साधु हर बार उसको कुछ ना कुछ बना के उसकी जान बचा लेता है, पर जिस दिन शेर बन जाता है वो उस दिन साधु पर ही साधु को ही खाने के लिए झपट पड़ता है। साधु फिर एक बार पानी हाथ में लेकर मंत्र मारता है और उसको चूहा बना देता है। आप अगर शेर बना सकते हो तो शेर का चूहा बनाने की भी ताकत आप में होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने शेर तो बना दिया पर उसे चूहा बनाने की ताकत नहीं रख पाए। अब शेर बन गया एकनाथ शिंदे नाम का, अब वो खुद शिवसेना को खाने पे उतारू है। ओह, तो ये है सारी कहानी। और ये आप कह रहे हैं कि ये सारी जो कहानी है ये रातों रात नहीं हुई, ये एक लंबे अरसे से चली आ रही थी और कुछ रिस्पांस नहीं आया, क्राइसिस मैनेजमेंट शुरुआत से नहीं हुआ। अब आज जो संजय राउत साहब की आंखों में आपने देखे होंगे आंसू बिल्कुल आते आते रह गए, और वो कह रहे हैं कि शिंदे जब मिलेंगे तो हम रोएंगे। तो ये क्या भावुकता से पिघल जाएंगे शिंदे? देखिए, शिंदे भी भावुक है, अच्छा, इमोशनल है, जो कि हम उनको नज़दीक से जानते हैं। पर बात यह होती है कि भावुकता जिसके पास होता है वो अस्मिता के साथ जीना चाहता है। आपने कद दे दिया, पद दे दिया, पैसा दे दिया, पर उसके साथ जो सम्मान चाहिए था वो नहीं दे पाए। तो आप सम्मान नहीं दे पाए इसलिए वो निकल गए, वरना वो निकल कर नहीं जाते। समस्या ये है कि अब दूरियां इतनी बढ़ चुकी है कि लौटने के रास्ते नहीं बचे। तो मिलिंद नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे से उनकी बात भी कराई है। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि वापस आ जाओ, मुख्यमंत्री बना देंगे, पर अब ऐसी स्थिति नहीं बची है कि वो वापस आए और सत्ता में शामिल हो। तो अब स्थिति तो नहीं है कि वो एक। अच्छा, संजय राउत कह रहे थे कि 30-31 तो हमारे साथ थे, 4-5 इधर-उधर हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई दिल्ली में है, 35-36 वो कह रहे हैं कि हमारे पास हैं। तो ऐसे में लगता है कि शिंदे भी अगर पूरी तरह से अगर सोच ही चुके हैं, उनके साथ कितने होंगे इस वक्त, और क्या वाकई में वो पूरी पार्टी से निकलकर एक नई पार्टी बनाकर फिर बीजेपी के साथ, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? देखिए, सहजता से ये आंकड़ा नहीं बनने वाला। 16-17 है जो इस वक्त सूरत में उनके साथ है। अच्छा, ठीक है। 8 से 10 ऐसे है कि जो अब भी ना इधर के ना उधर के हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। कुल मिला के 27 विधायक है शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस के 5 से 7 विधायक है जो बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, और निर्दलीय 5 से 7 है। अगर ये 27 और वो 10 मिला लिया जाए तो 37 बनता है। आज 113 का आंकड़ा बीजेपी के पास अपने पास है। उसमें अगर ये 35 जोड़ लिए जाए, 35 से 37, तो वो मैजिक फिगर के पास पहुंच जाती है। पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत अगर कार्रवाई होती है तो आसान नहीं होगा सत्ता को टिका पाना। पर बात यह है कि राज्यपाल उनके साथ है, केंद्र में सरकार उनकी है, तो कई सारी चीजें जो मुश्किल होती है वो आसान हो जाती है। तो सत्ता तो बन जाएगी, और एक बार सत्ता बन जाए तो उसको कैसे चलाना है उसके रास्ते भी मिल जाते हैं। तो मुश्किल यही होगा कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। फ्लोर टेस्ट में अगर सफल हो गए तो 2.5 साल सरकार चला लेंगे। ओके, अब ये भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है क्योंकि जो आप आंकड़े बता रहे हैं बड़ा जोड़ तोड़ करके होगा, और सिचुएशन राष्ट्रपति शासन या फिर दोबारा से चुनाव की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी होगा आगे, जो भी सिचुएशन होगी, शिवसेना टूट गई है, फूट गई है, और आपने कहा कि हथियार भी डाल दिए गए हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को कैसे याद रखेंगे? एकनाथ शिंदे की नई शिवसेना या उद्धव ठाकरे वाली ही लुटी पिटी और हथियार डाल चुकी शिवसेना? शिवसेना अपना वजूद गंवा चुकी है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अब सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता नहीं गंवाई है आज के मौके पर शिवसेना ने। शिवसेना मुंबई महानगर पालिका, जो कि देश की सबसे
बड़ी आर्थिक ताकत रखने वाली महापालिका है। 22,000 करोड़ का जिसका बजट है सालाना, वो भी हाथ से चली जाएगी। ठाणे जो कि उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण महापालिका है, वो भी हाथ से जाएगी, क्योंकि वो तो एकनाथ शिंदे की पास वाली है। कल्याण डोंबिवली एकनाथ शिंदे के बेटे जहां से सांसद है, वो भी उनके साथ है, तो वो महापालिका भी उनके साथ से चली जाएगी। नवी मुंबई जो कि एक महत्वपूर्ण महानगर पालिका है, 4,000 करोड़ के बजट के साथ चलती है, वो भी हाथ से जाएगी। तो आपका जो मुंबई और परिसर पर जो एक सिक्का चलता था, वो नहीं चलेगा। और शिवसेना की जान मुंबई में थी, तो जान तो आपकी सिमट गई। ये बड़ा इसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो जब आप बता रहे हैं कि शिवसेना का वजूद नहीं होगा, वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, ये हम चर्चा करते हुए भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के बिना महाराष्ट्र की सियासत की कल्पना करना हमारे जैसे पत्रकारों के लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा था। अब हमें ये बताइए, एकनाथ शिंदे किस भूमिका में नजर आएंगे भविष्य में? क्या वो अपनी अलग पार्टी बनाकर शिवसेना का ही एक प्रतिरूप स्थापित करने की कोशिश करेंगे, या वो बीजेपी लीडर की तरफ ज्यादा कहलाएंगे? जी, शिवसेना से जो बाहर गया है, वो अपनी पार्टी बनाकर सरवाइव नहीं कर पाया है। अच्छा। नारायण राणे ने ये प्रयास किया था, वो नहीं कर पाए। राज ठाकरे पार्टी बना चुके हैं, पर कोई वजूद नहीं रख पाए। इससे पहले छगन भुजबल 90 के दशक में बाहर निकले थे, वो भी अपना अलग अस्तित्व नहीं रख पाए। वो कांग्रेस में गए, फिर एनसीपी चले गए। नारायण राणे कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी चले गए। और राज ठाकरे जो अपनी बची कुची सेना है, उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में नई पार्टी बनाकर सरवाइव करना आसान नहीं है। ठीक। हाँ, पर एक गुट के तौर पर, शुरुआती तौर पर हमें एक गुट नजर आएगा। वो गुट भी संवैधानिक तौर पर मान्य होता है कि नहीं, वो देखना होगा। वो बीजेपी के साथ जाएंगे, फिर एक बार चुनकर आने का प्रयास करेंगे। ठाणे डिस्ट्रिक्ट के जो उनके विधायक है, उनको वो वापस चुनकर ला सकते हैं। पर अगर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एक साथ रहे इस स्थिति में भी, और वो आने वाले दिनों में मध्यावधि चुनाव जो होंगे उसका सामना अगर करते हैं, तो जो भी 40-45 सीटों पर होगा, तो ऐसी स्थिति में ये तीनों बनाम बीजेपी अकेली इस प्रकार की लड़त होगी। तो ऐसे लड़त में बीजेपी को इन तीनों का एक साथ सामना करना मुश्किल होगा, और तब साग बचाए रखना बीजेपी के लिए मुश्किल हो। एक आखिरी सवाल, तीन साथ होंगे या नहीं होंगे? अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है। महाविकास अघाड़ी ने ये जो क्राइसिस देख लिया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है उनके लिए भी। इसमें शरद पवार साहब का जो आज का बयान है, बहुत ज्यादा फर्क उनको पड़ रहा हो ऐसा लगा नहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। जिस तरह से खासतौर से उन्होंने कहा कि भाई ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वो देखे। क्या अभी भी महाविकास अघाड़ी में साथ आने की वो गुंजाइश बची हुई देखते हैं यहाँ पर? इसमें शरद पवार की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? जी, मुख्य तौर पर तीनों दल एक साथ आए थे तो केवल सत्ता की लालसा के तौर पर। बिल्कुल। अब सत्ता नहीं होगी तो वो नजदीकियां नहीं होंगी। हाँ, पर अगर ठाकरे परिवार और शरद पवार परिवार की बात करें, तो ये परिवार दो राजनीतिक परिवार नहीं है, ये एक ही परिवार है। आपके और दर्शकों के जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रिया सुले, जो सदानंद सुले के वाइफ के तौर पर जानी जाती है और शरद पवार की बेटी है, वो सुले, सदानंद सुले, बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। तो ये खून का रिश्ता है, ये पारिवारिक रिश्ता है। तो ये पारिवारिक रिश्ता बरकरार रहेगा। कांग्रेस भले ही दूर हो जाएगी, पर यह पारिवारिक रिश्ता निभाते हुए एक दूसरे को बचाए रखने की और एक दूसरे का अस्तित्व बचाने की कोशिश जरूर होगी। और उसके लिए जहां जहां संभव है, वहां पे शरद पवार जरूर उद्धव ठाकरे को मदद करते नजर आएंगे। और मुझे लगता है ये बीजेपी में एक तरह से इसको एक्सेप्टेंस भी है। महाराष्ट्र की राजनीति में कोई चौंकता नहीं है। नहीं। जब इस तरह की अक्रॉस द पार्टी लाइन उभर कर एक दूसरे की मदद की जाती है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि भीतर परिवार और खून के रिश्ते हैं जो जिंदा रखे हुए होते हैं एक दूसरे के सहयोग की भावना के। बहरहाल शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा संकट, महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा संकट। लेकिन जैसा नीलेश जी भी बता रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे राजनीति में क्या होगा, शिवसेना का वजूद कहां तक वो बचा पाएगी, और एकनाथ शिंदे किस रूप में उभरेंगे, क्या इंडिपेंडेंट पार्टी बनाएंगे, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, या वापस संजय राउत के जो टपकते टपकते रह गए आंसू हैं उनसे भावुक होकर वापस गले मिलकर रोएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत अच्छी और आसान भाषा में आपने विश्लेषित किया इस पूरे मसले को। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का करते हैं रुख। और आज
अब बात करते हैं सत्ता के शीर्षासन के बाद योगासनों की। जी हाँ, कोरोना के करीब 2 साल बाद आज दुनिया भर में प्रत्यक्ष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस साल कार्यक्रम को मानवता के लिए योग, ये थीम रखी गई है। इस विषय के तहत मनाया गया है। देश में तो योग दिवस का आयोजन किया ही गया है, लेकिन दुनिया भर में योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। ब्रिटेन में कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने पिछले हफ्ते से ही सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ समारोह का नेतृत्व किया। पूरे यूरोप में भी योग दिवस मनाया गया। नीदरलैंड्स के हेग में एट्रियम सिटी हॉल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, बड़े अलग तरीके से मनाया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी भारतीय दूतावास ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबॉय की उपस्थिति में योग दिवस मनाया। चीन के बीजिंग में भी सत्र का आयोजन किया गया। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया। और योग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है, अब ये भारत की सरहदों से दूर अब पूरी दुनिया को ये समझ में आ रही है। अब बड़ों के लिए तो हम बता ही रहे हैं कि योग कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन से योग करने से आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं। लेकिन योग सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी फायदेमंद है और ज़रूरी भी है। आज इंडिया 360 में हम आपको बताएंगे बच्चों के लिए कौन कौन से योग फायदेमंद हैं, कैसे बच्चे आसानी से योग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। नन्ही मेहमान, जिन्हें किसी परिचय का वो मोहताज नहीं है। भारत सरकार के तमाम मंत्रियों से वो मिल चुकी हैं, उनको अप्रिशिएट भी किया गया है। वनीशा बाजौरिया हमारे साथ होंगी, लेकिन पहले ये छोटी सी कहानी देख लीजिए, रिपोर्ट देखिए और फिर लौटेंगे वनीशा के साथ। सुबह हुई नहीं कि पार्क में आपको हर एज ग्रुप के तमाम लोग योग करते दिख जाएंगे। जो पार्क में नहीं आ पाते, वे लोग घर में टीवी के सामने बैठकर योग करते हैं। दरअसल भागदौड़ की जिंदगी में योग लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ है। दिन भर का तनाव, थकान हो या ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करने के चलते पीठ और कंधों में दर्द या फिर आंखों की रोशनी का कमजोर होना, सब में कारगर है योग। तभी तो योग आज लोगों के घर घर में पहुंच चुका है। दिल की बीमारी से लेकर ब्लड प्रेशर और बढ़े घटे शुगर लेवल तक में योग अचूक हथियार साबित हुआ है। भारत सरकार की पहल पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार 177 देशों ने योग को मान्यता दी। इसके बाद 21 जून 2015 में पहली बार ग्लोबल लेवल पर इसे मनाया गया। दरअसल 21 जून को ही इंटरनेशनल योग डे मनाने के पीछे वजह ये है कि ये दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि यह समय आध्यात्मिक सिद्धियों को हासिल करने के लिए फायदेमंद होता है। इसीलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस साल इंटरनेशनल योग डे का थीम मानवता के लिए योग है, जो कि यूक्रेन रूस जंग को देखते हुए बेहद प्रासंगिक है। पहले आपको बताते हैं कि किन किन बीमारियों को दूर रखने में कौन कौन से योगासन कारगर हैं। शुगर की बात करें तो कपालभाति, प्राणायाम, धनुरासन और चक्रासन करने से शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप नियमित तौर पर योग करते हैं तो मोटापे की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। इसके लिए सबसे कारगर आसन ताड़ासन, त्रिकोणासन है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में अनुलोम विलोम, प्राणायाम जैसे योगासन मददगार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों आसन माइग्रेन, तनाव, एलर्जी, एस्थमा को भी कंट्रोल करने में रामबाण साबित हो रहे हैं। थायराइड की बीमारी में सिंहासन और प्राणायाम फायदेमंद साबित हो रहा है। वहीं नियमित रूप से रोजाना सुबह शाम कपालभाति करने से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिल रही है। अनुलोम विलोम के जरिए हार्ट की बीमारी को दूर रखा जा सकता है, जबकि रोजाना भ्रामरी आसन करने से आप खुद को तनाव मुक्त रख सकते हैं। योग रोग जरूर भगाता है, लेकिन इसके करने के भी कुछ नियम और कायदे हैं, जिसका पालन नहीं करने पर ये भारी पड़ सकता है। दरअसल योगाभ्यास करते समय जरूरत से ज्यादा शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के खिलाफ जोर देने से शरीर की मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। नतीजन
शरीर के उस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार योग करने के दौरान गर्दन, घुटने और कंधे में दर्द उभर जाता है, जो आगे चलकर घातक साबित हो सकता है। वहीं जरूरत से ज्यादा योग करने से अनिद्रा की समस्या आ सकती है। ऐसे में योगाचार्य की मदद से योग करते हैं तो इन खतरों से बच सकते हैं और योग से अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब रुख करते हैं वनीशा का। वनीशा बाजोरिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नन्ही मेहमान हैं और बहुत कम उम्र में योग में उन्होंने महारत और सिद्धहस्तता हासिल कर ली है। और उनके साथ हैं उनके पिता राज बाजोरिया साहब। वनीशा, राज, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से ही मेरा सवाल यही रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि हमने ख़ास तौर पर ये इस शो का आयोजन किया है और हमने कुछ दिनों पहले कुछ रिपोर्ट्स भी अपने दर्शकों को बताई थी। इनफैक्ट हमने उस पर शोज़ भी किए। ये भी कहा जा रहा था, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि 5-5 साल, 4-4, 6-6 साल के बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और ये एविडेंट है। ये अब तो बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तनाव, अब ये कोई सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये प्रूव भी हो चुका है। ऐसे में वनीशा और राज, आप दोनों हमारे दर्शकों के लिए योग के माध्यम से बच्चों को एंग्जाइटी, तनाव, इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए क्या बताएंगे? नमस्कार दीपक जी, सभी को 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं एंजाइटी, स्ट्रेस जो बच्चों को हुआ है, ये कोरोना काल में हमने सीखा है कि ये बड़ा एविडेंट है। ये सारी चीज़ें होने का कारण है बच्चों को आज के डेट में ऑनलाइन की स्टडीज़ हैं, पढ़ाई करनी है, सब कुछ ऑनलाइन है और बच्चे स्ट्रेस से दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो स्ट्रेस से दूर रहने का जो सबसे बड़ा मित्र है वो है योग। और योग जो है हमारे लाइफ शैली, हमारी जीवन शैली है और हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे जीवन को अनुशासित करने के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने शरीर को अनुशासित करना चाहते हैं तो हमें आसन करने चाहिए। अगर हमें अपने श्वास को अनुशासित करना है तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। और अगर हमें अपने मन को अनुशासित करना है तो हमें ध्यान करना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को अगर हम एक धागे में पिरो दें तो ये योग कहलाता है। अगर हम बात करें किस किस योगा आसन, किस किस पोस्चर के थ्रू हम माइंड को, बॉडी को और श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दीपक जी। हम शुरुआत कर सकते हैं ओम चैंटिंग के थ्रू। अगर हम दिन में बच्चे 30 से 40 मिनट सिर्फ योग करें तो ना ही सिर्फ स्वस्थ रहेंगे, उनका मानसिक विकास एक अलग दर्जे पर बढ़ेगा। ओम का उच्चारण आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। आप किसी भी सुखासन पे बैठ सकते हैं या वनीशा जैसे बैठी हैं, ये पद्मासन है, आप इस आसन में बैठ सकते हैं। हाथों को इस मुद्रा में लें और इस मुद्रा पे बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लेते हुए आप ओम की उच्चारण कर सकते हैं। जी राज और वनीशा, क्या हमारे दर्शकों के लिए, जो पेरेंट्स और ख़ास तौर से बच्चे ये शो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आसान से योगासन बता सकते हैं जो बच्चे आराम से कर सकें और पेरेंट्स उन्हें करवा सकें? बिल्कुल। देखिए, बच्चों के लिए हम सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन करेंगे। वनीशा भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगी पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन डेमोन्स्ट्रेट करें बच्चे। देखिए, पश्चिमोत्तानासन के जो सबसे बड़े फायदे हैं वो खाली आपके स्पाइन के लिए नहीं, आपके लीवर को भी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रखता है, आपके मसल को इंटरैक्ट रखता है, आपके स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है और इससे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी आपका बढ़ता है। पश्चिमोत्तानासन के बाद अब हम करेंगे हलासन। ये बहुत अच्छा पोस्चर है। ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी स्पाइन को सुदृढ़ करता है और ये आपके हेयर ग्रोथ, आईज की इशू। देखिए, अभी कोरोना टाइम पे हमने ये चीज़ देखा है, बच्चों के आंखों पर सबसे बड़ा स्ट्रेन पड़ता है। बच्चे फैट गेन कर रहे हैं। ये बॉडी के जो वेट है, वेट मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, साथ में होने वाले शुगर, बाकी कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आंखों की रोशनी को भी तीव्र करता है। अब हम करेंगे सर्वांग आसन। इसे हम शोल्डर पोज भी कहते हैं। तो दीपक जी, मैं ये बता दूं, ये शोल्डर पोज बहुत कमाल का है। ये जब आप शोल्डर पोज आप करते हैं, ये आपके हार्ट को रेस्ट देता है। आपके कोई भी बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स हैं जिसमें आपके हार्ट को रेस्ट नहीं मिलता। ये पोस्चर आपको हार्ट को रेस्ट देता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके ब्रेन तक जाता है और साथ में आपकी आईज की रोशनी को बढ़ाता है।
स्पाइन, काफ मसल्स और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को आराम देता है। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। जी, सेतुबंध आसन किसी भी तरीके की बैक की प्रॉब्लम और साथ में वर्टिब्रास के लिए बहुत अच्छा है। ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। कोरोना में जो सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है हमारे लंग्स के ऊपर हुआ है और ये लंग्स के लिए रामबाण माना गया है। ये पोस्चर, ये अगर बच्चे 15 से 20 सेकंड भी होल्ड कर सकें, बहुत हेल्पफुल, बहुत कारगर होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन। जी हाँ, इस आसन के क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट है ये आपके हर एक वर्टिब्रा L1 से लेकर L6 तक के आपकी चीजों को स्ट्रेच करता है एंड यू गेट द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ दिस। ये आपको अल्टीमेट आपके आईज के लिए, आपके ब्रेन के लिए, सब तरीके से आपको बेनिफिट देता है। रिलैक्स। आपको वनीशा कुछ एडवांस आसनास भी दिखाना चाहेंगी। बच्चे ये भी प्रयत्न कर सकते हैं नॉर्मल आसनास के बाद। मनीषा, गो अहेड। ये कौन सा आसन है? राज जी, हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन भी करते रहिए आसनों के नाम और इनके फायदे। ये स्कॉर्पियन है। ये इस आसन का नाम स्कॉर्पियन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 360। इस मॉनसून अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और मोटे डिस्काउंट ऑफर्स की तलाश में हैं तो जरा सावधान हो जाइए, कहीं 30 से 40% का मोटा डिस्काउंट आपकी जेब खाली ना कर दे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जालसाजों ने अब टूर पैकेज के नाम पर धोखाधड़ी शुरू कर दी है। जी हां, भारी भरकम डिस्काउंट का लालच देकर आपकी जेब पर वार किया जा रहा है। जालसाजों ने टूर पैकेज के नाम पर जालसाजी करने का जो तरीका अपनाया है उससे आपको 1 मिनट भी एहसास नहीं होता कि आपके साथ धोखा होने वाला है, लेकिन जब इसका पता चला तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। डिस्काउंट अगर आपको कहीं दिख रहा है तो यह भी समझ लीजिए कि हो सकता है यह आपको फंसाने की जालसाजों की एक तरीका भी हो। आइए इस तरीके को समझते हैं, मॉडस ऑपरेंडी क्या है इन जालसाजों की। और इसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ पांडे जुड़ चुके हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि पहले ये खबर आपको कैसे पता चली, आप तक कैसे ये खबर पहुंची और ये तरीका क्या होता है जालसाजों का लोगों को टूर के नाम पर मोटे डिस्काउंट देकर फंसाने का? देखिए, ये जो सिलसिला है ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है और अभी जो मानसून की शुरुआत हो गई है और सीजन्स की शुरुआत हो गई तो लोग काफ़ी तरीके से प्लान करते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो कई जगह से जो है टिकट्स बुक करते हैं। और अगर अब बात की जाए टिकट्स की तो वो हर जगह यही कोशिश करते हैं कि कहाँ उन्हें जो है बढ़िया तरीके से ऑफर मिल पाए और वो उस तरह से जो है अपना आइटिनरी और होटल स्टेज जो है वो बुक कर पाए। ठीक है, जैसे जैसे वो प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं टिकट्स तो बुक हो जाती हैं, सामने वाली कंपनी जो है वो सारे पैसे ले लेती है, टिकट भी बाकायदा जो है सामने वाले पैसेंजर्स को दे देती है। पैसेंजर्स भी जो है इत्मीनान से रहते हैं कि हाँ हमारी टिकट बुक हो गई है, हम जो है हमारी तय समय के हिसाब से घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके नाम पर ऐसी कोई जो है बुकिंग या रिजर्वेशन है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी आपको तो टिकट दे देती है, आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपको पता है कि आपके नाम पे टिकट है, लेकिन कंपनी जो है आपको टिकट देने के बाद कुछ समय के बाद जो है वो टिकट कैंसिल कर देती है, जिसका रिफंड भी जो है वो आपको नहीं मिलता, कंपनी अपने पास
रख लेती है। इसके बाद जो है कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं या जो वेबसाइट के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर देते हैं या अनरीचेबल कर देते हैं ताकि आप जो है उन तक ना पहुंच पाए। इसके बाद अगर बात की जाए कि इस जो फर्जीवाड़ा है इससे कैसे बचा जाए, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप इस तरह की सेवा को जो है वो लेना चाह रहे हैं तो आप बाकायदा किसी रेप्यूटेड जो है ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी से या बाकायदा एयरलाइन से बुक करें। इसके अलावा जो है आप कस्टमर केयर और बाकी जो भी आफ्टर सेल्स जो सर्विस होती है उस चीज़ को जो है वो क्रॉस चेक कर ले कि कहीं इसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा तो नहीं है। और अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप देख लीजिए कि कहीं उस वेबसाइट के ऊपर जो है आईटा रजिस्टर्ड है या नहीं कंपनी, ताकि जिस तरीके से अगर किसी के साथ फर्जीवाड़ा होता है तो वो उस फर्जीवाड़े का शिकार होने से बच सके। ओके, तो ये बड़ा अजीब सा तरीका जालसाजों ने अपनाया है कि वो आपका टिकट भी बुक करा देंगे, पहले आपको बाकायदा टिकट भेज भी देंगे, आपके पैसे जाएंगे इन जालसाजों के अकाउंट में और ये अपने तरीके से अपनी तरफ से आपके टिकट बुक कराएंगे, होटल्स बुक कराएंगे और जब आपके वहां पहुंचने की बारी आएगी तब तक सारा का सारा जालसाजी हो चुकी होगी, वो टिकट बीच में कैंसिल हो गया होगा, वो कैंसिल का जो रिफंड है वो जालसाजों के खाते में होगा और आप ठगे जाएंगे। तो ये ऐसा तरीका है जिससे आपको हर हाल में बचना है, सतर्क रहना है। कंज्यूमर से जुड़ी हुई हर खबर हम इसी तरह आपके बीच में लाते रहेंगे। फिलहाल सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रिपोर्ट आप लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह से अच्छी रिपोर्ट्स और कंज्यूमर्स रिलेटेड जो खबरें हैं वो आप लाते रहेंगे। शुक्रिया आपका। और आइए अब इंडिया 360 की खास पेशकश मामला क्या है। आज दोपहर 12 बजे के करीब दुनिया की कई वेबसाइट्स एक साथ ठप पड़ गई। डिस्कॉर्ड, कैनवा, स्ट्रीमयार्ड, जिरोधा, ग्रो समेत, अपस्टॉक समेत तमाम बड़े संस्थानों की और जो एप्स हैं उनकी वेबसाइट्स काफी देर तक ठप रही। इन वेबसाइट्स पर इंटरनल सर्विस एरर का मैसेज दिख रहा था। हालांकि बाद में ये आउटेज ठीक भी हो गया। अब मामला क्या है, मैं आज हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर कैसे एक साथ दुनिया की कई वेबसाइट्स ठप पड़ गई और इसकी वजह क्या थी। देखिए मामला क्या है। जिरोधा, डिस्कॉर्ड, शॉपिफाई, कैनवा, अपस्टॉक्स, ग्रो, वजीर एक्स समेत कई वेबसाइट दोपहर के करीब 12 बजे ठप हो गईं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई वेबसाइट्स के ठप होने की शिकायत की। इन वेबसाइट्स पर इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज आ रहा था। इसकी वजह से देश विदेश के लाखों यूजर्स प्रभावित हुए और इन वेबसाइट के डाउन होने की बड़ी वजह थी क्लाउडफ्लेयर आउटेज। दरअसल क्लाउडफ्लेयर के ठप होने की वजह से करीब 1 घंटे तक सैकड़ों वेबसाइट ठप रहीं और इन वेबसाइट्स के डाउन होने की बड़ी वजह थी क्लाउडफ्लेयर आउटेज। दरअसल क्लाउडफ्लेयर के ठप होने की वजह से करीब 1 घंटे तक सैकड़ों वेबसाइट ठप रहीं। क्लाउडफ्लेयर ने इस बात को स्वीकार किया और सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स के सूचना देने के बाद परेशानी को ठीक कर दिया। क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक दोपहर 12:04 पर तकनीकी वजह से क्लाउडफ्लेयर का नेटवर्क डाउन हो गया। कंपनी ने कहा कि इस घटना ने उसके नेटवर्क में सभी डेटा प्लान सर्विसेज को प्रभावित किया, जिसकी वजह से CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाली वेबसाइटों और सर्विसेज में एरर आ गया। क्लाउडफ्लेयर ने बताया कि इस परेशानी को 12:50 पर ठीक कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्लाउडफ्लेयर के डाउन होने से क्यों सैकड़ों वेबसाइट ठप पड़ गईं? तो इसका जवाब जानने के लिए आपको पहले क्लाउडफ्लेयर को जानना होगा। क्लाउडफ्लेयर एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो दुनिया भर की वेबसाइट्स के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN के तौर पर काम करती है। ये अपने ग्लोबल नेटवर्क की मदद से किसी भी वेबसाइट और ब्लॉग की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में मदद करती हैं। और आज जो भी वेबसाइट्स डाउन हुई उसके लिए क्लाउडफ्लेयर CDN ही जिम्मेदार था। CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसे ही कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहा जाता है। इस नेटवर्क के जरिए आप किसी वेबसाइट से जुड़ते हैं। आमतौर पर यह नेटवर्क कई सर्वर को आपस में कनेक्ट करता है। CDN का मुख्य काम
यूजर के सबसे नजदीकी नेटवर्क से कनेक्ट होना और उसे तेजी से कंटेंट देना है। किसी वेबसाइट की स्पीड भी CDN पर ही निर्भर करती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर किसी वेबसाइट में Cloudflare CDN का इस्तेमाल किया गया है और उस ब्लॉग का होस्टिंग सर्वर भारत में है, ऐसे में अगर कोई अमेरिकन विजिटर इस ब्लॉग को ब्राउज करना चाहता है तो Cloudflare CDN अपने अमेरिकी डेटा सेंटर से उस ब्लॉग के डेटा को विजिटर के लिए उपलब्ध कराएगा, जिससे ब्लॉग फास्ट खुलेगा। आज Cloudflare CDN ही डाउन हो गया था। Cloudflare क्यों डाउन हुआ, इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसके डाउन होने से इससे जुड़ी जितनी भी वेबसाइट या ब्लॉग्स हैं सभी डाउन हो गए थे, क्योंकि इसके डेटा सेंटर से नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ऐसा नहीं है Cloudflare CDN की सुविधा देने वाला अकेला नेटवर्क है, ऐसे कई और नेटवर्क भी हैं, लेकिन क्योंकि Cloudflare के दुनिया भर में 150 से ज्यादा डेटा सेंटर हैं, इसकी वजह से ज्यादा वेबसाइट्स इससे जुड़ी हुई हैं। किसी भी CDN का नेटवर्क दुनिया भर में जितना बड़ा होगा वो उतने ही अच्छे तरीके से काम करेगा और सिक्योरिटी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको कम ब्याज दरों पर लोन मिल जाता है। अब सिबिल स्कोर की तर्ज पर इंश्योरेंस स्कोर की भी शुरुआत होने वाली है। इसमें अगर आपका इंश्योरेंस स्कोर अच्छा हुआ तो आपको प्रीमियम में फायदा होगा। क्या होगा ये इंश्योरेंस स्कोर और कैसे आपको दिलाएगा फायदा, देखिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब भी आपको कोई लोन लेना होता है तो बैंक आपका सिबिल स्कोर देखते हैं और इसी स्कोर के आधार पर आपके लिए लोन की ब्याज दरें कम या ज्यादा तय होती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनियों को भी ऐसा ही एक टूल मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सिबिल स्कोर की तर्ज पर अब इंश्योरेंस स्कोर की शुरुआत होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिबिल स्कोर की तर्ज पर इंश्योरेंस स्कोर भी होगा। इसे इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तय करेगा। ब्यूरो के डेटा से इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क एनालिसिस करेंगी और इसके आधार पर पॉलिसी प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। अगर आपका इंश्योरेंस स्कोर अच्छा हुआ तो आपको कम प्रीमियम पर बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है और अगर स्कोर खराब हुआ तो आपको प्रीमियम ज्यादा भी चुकाना पड़ सकता है। इंश्योरेंस स्कोर की व्यवस्था से न सिर्फ प्रीमियम तय करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे इंश्योरेंस पे हो रहे फ्रॉड्स पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इससे फ्रॉड क्लेम कम करने में मदद मिलेगी, जिसका सीधा फायदा सभी के लिए कम प्रीमियम के तौर पर दिखेगा। अब सवाल ये उठता है कि इंश्योरेंस स्कोर कैसे तय किया जाएगा, तो इस प्रक्रिया में सबसे अहम रोल होगा इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। सभी कंपनियों से जुड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास होती हैं और अब ब्यूरो का कॉर्पोरेटाइजेशन करने की योजना है, यानी ग्राहकों के डेटा को रिस्क एनालिसिस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां इस्तेमाल कर पाएंगी। रिस्क एनालिसिस की मदद से पॉलिसी होल्डर्स का इंश्योरेंस स्कोर तय होगा। इंश्योरेंस स्कोर का फायदा न सिर्फ प्रीमियम तय करने में मिलेगा बल्कि ये नो क्लेम बोनस देने का भी आधार बनेगा। हेल्थ पॉलिसी में कंपनियां वेलनेस बेनिफिट दे पाएंगी। इसके साथ ही इंश्योरेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जेन्युइन क्लेम बढ़ेंगे और फर्जी क्लेम घटेंगे। अब देखना यह है कि इंश्योरेंस स्कोर की ये योजना कब लागू होती है और इससे जमीन पर क्या क्या बदलाव होते हैं। अनुराग शाह, जी बिजनेस। आइए अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार की तेजी के साथ शुरुआत हुई और यह दिन भर बनी रही। आज की तेजी में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक लौटती दिखाई दी। आज एफआईआईज की बिग वाली का भी दबाव कम होता दिखा। बाजार ओवरसोल्ड होकर हल्के हो चुके थे। ऐसे में हल्के बाजारों में शॉर्ट कवरिंग आई। बाजार से कमजोर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बाहर हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 934 अंक बढ़कर 52,532 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 279 अंक चढ़कर 15,638 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 500 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रही। और जरा फटाफट से ग्लोबल मार्केट का अपडेट भी ले लेते हैं, खासतौर से अमेरिकी बाजारों का हाल आप देख लीजिए। शानदार तेजी के साथ अमेरिकी बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 2% की तेजी के साथ 582 अंकों के उछाल के साथ 30,468 के स्तर पर डाउ जोन्स और नैस्डैक भी देखिए शानदार तेजी, लगभग 3.25% से ऊपर की तेजी, 361 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 11,159 के स्तर पर नैस्डैक और 3.25% की
शानदार तेजी के साथ लगभग 100 अंकों के उछाल के साथ 3773 पर S&P भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो शानदार क्यूज, शानदार रिकवरी, शानदार तेजी फिलहाल अमेरिकी बाजारों में दिख रही है। लेकिन यहां से क्या हमें कुछ क्यूज मिलेंगे या नहीं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश कोरक्षकर से जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज शॉर्ट कवरिंग आई सर। इस वक्त जो अमेरिकी बाजारों का आप हाल देख रहे हैं, कुछ क्यूज यहां से मिलेंगे सर, या हमारी अलग ही चाल रहेगी, अलग फैक्टर्स रहेंगे हमारे बाजार को प्रभावित करने वाले? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए आज काफी बड़ी मात्रा में शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है और उसीलिए आपने देखा कि सेंसेक्स भी 900 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में कल के सत्र में भी शॉर्ट कवरिंग आने का उम्मीद है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि डाउ काफी ऊपर है, इनफैक्ट नैस्डैक भी ऊपर है। मेरे ख्याल से मार्केट एटलीस्ट कम से कम आने वाले 1 या 2 दिनों के लिए जो शॉर्ट कवरिंग है उसमें थोड़ा सा और तेजी का माहौल दिखाएगा। मेरे ख्याल से अभी देखना पड़ेगा कि एफआईएस की बिकवाली कितनी होती है। आज भी करीबन 2000 करोड़ के ऊपर का माल कैश मार्केट में इन्होंने बेचा है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में होपफुली अगर यूक्रेन रशिया को वॉर को लेके कोई अच्छी खबर आती है, क्योंकि पिछले हफ्ते सारे ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे मिले थे, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ना कहीं बड़ा सोल्यूशन आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से क्रूड की कीमतें पहले गिरेगी, उसके बाद इन्फ्लेशन भी गिरेगा। और यहाँ पे जो फ्रंटलाइन सेक्टर है जैसे कि बैंक्स हो गया, ऑटो हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से ही काफी पिट चुके थे और अभी भी इसमें काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ऑटोमोटिव, ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स और बैंक्स, बहुत पब्लिक, सरकारी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको नजर रखनी है। मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में भी अच्छी खासी अपसाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और होपफुली शॉर्ट कवरिंग के बाद अगर कोई वैल्यू बाइंग, डिलीवरी बाइंग आती है तो मार्केट को शायद और थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग तो कल भी रहेगी, लेकिन अगर होपफुली एफआईएस की बिकवाली कम होती है तो उसका अंदाजा ये है कि उनका भी सेल ऑफ कम हो चुका है। तो मोटा मोटी ये 2-3 सेक्टर्स पे नजर रखिए और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड्स आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए आपका। और इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।